देश के नंबर 1 बुलेटिन न्यूज टॉप 9 में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शुभांकर मिश्रा। देश कोरोना के साथ साथ बर्ड फ्लू जैसे खतरनाक वायरस से लड़ रहा है। धीरे धीरे कितने राज्यों में फैला ये खतरा, किस राज्य में बर्ड फ्लू की वजह से अंडे और चिकन पर बैन लग गया और किस राज्य ने बर्ड फ्लू को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया, इससे जुड़ी तमाम बड़ी खबरें दिखाते हैं टॉप 9 बर्ड फ्लू अटैक में। कोरोना महामारी के साथ साथ बर्ड फ्लू ने भी तेजी से पांव पसार लिया है। देश के 8 से ज्यादा राज्यों में बर्ड फ्लू का प्रकोप है। गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और केरल को बर्ड फ्लू ने अपनी चपेट में ले लिया है। इन राज्यों में बड़ी संख्या में कौवों और अन्य पक्षी मरे हुए पाए गए हैं। हिमाचल प्रदेश में अब तक 2403 पक्षियों की मौत बर्ड फ्लू से हो चुकी है। स्वास्थ्य विभाग ने हाई अलर्ट जारी किया है कि हिमाचल में पक्षियों की मौत की संख्या और बढ़ सकती है। हजारों पक्षियों की मौत के बाद हिमाचल में अंडे और चिकन की बिक्री पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। मध्य प्रदेश में बर्ड फ्लू से कुल 9 जिले प्रभावित हैं। इंदौर, मंदसौर और आगर मालवा में बर्ड फ्लू के वायरस मिलने की पुष्टि हुई है। मध्य प्रदेश में बर्ड फ्लू से अब तक 400 कौवों की मौत हुई है। ये संख्या बढ़ भी सकती है। पशुपालन विभाग के मुताबिक मुर्गियों में बर्ड फ्लू के वायरस अभी तक नहीं पाए गए हैं। राजस्थान में लगातार पक्षियों की हो रही मौत से सरकार की भी चिंता बढ़ गई है। राजस्थान में अब तक 522 पक्षियों की मौत हो चुकी है, जिसमें 471 सिर्फ कौवे हैं। जांच के लिए भेजे गए सैंपल में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। सरकार प्रदेश में बर्ड फ्लू टेस्ट के लिए लैब बनाने पर भी विचार कर रही है। राजस्थान के झालावाड़ में बर्ड फ्लू से लगातार कौवों की मौत जारी है। जिले में अब तक 149 पक्षियों की बर्ड फ्लू से मौत हो चुकी है। वहीं कौवों के बाद दूसरे पक्षी भी मृत पाए जा रहे हैं, जिसमें कोयल, बगुले और कबूतर के शव मिले हैं। बर्ड फ्लू के रोकथाम के लिए रैपिड रिस्पांस टीम का गठन किया गया है। हरियाणा के पंचकुला के बरवाल और रायपुर रानी क्षेत्र के पोल्ट्री फार्मों में लाखों की संख्या में मुर्गियों के दम तोड़ने के मामले को सरकार ने गंभीरता से लिया है। सरकार ने पशुपालन विभाग से रिपोर्ट मांगी है। मुर्गियों की मौत बर्ड फ्लू से हुई है या नहीं, इसकी जांच रिपोर्ट आनी अभी बाकी है। गुजरात में बर्ड फ्लू को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। गुजरात के जूनागढ़ में बर्ड फ्लू का खतरा सबसे ज्यादा है। 2 और पक्षियों की मौत के बाद जूनागढ़ में अब तक 55 पक्षियों की मौत हो चुकी है। स्वास्थ्य विभाग ने पक्षियों की मौत पर बर्ड फ्लू की आशंका जताई है। सैंपल को जांच के लिए भेजा गया है। केरल के 2 जिले अल्पुझा और कोट्याम में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। बर्ड फ्लू ना फैले, इसके लिए केरल में बड़ी संख्या में मुर्गी और बतखों को मारा जा रहा है। राज्य सरकार ने इसे देखते हुए राजकीय आपदा घोषित कर दिया। केरल में साल 2016 में बड़े पैमाने पर बर्ड फ्लू फैला था। बर्ड फ्लू के लक्षण कोरोना संक्रमण से मिलते जुलते हैं। मरीज को कफ, डायरिया, बुखार, सांस लेने से जुड़ी दिक्कत, सिरदर्द और बेचैनी जैसी समस्याएं हो सकती हैं। बर्ड फ्लू संक्रमित पक्षी को खाने या संक्रमित पानी पीने से फैल सकता है। देश में कब से शुरू होगा वैक्सीनेशन अभियान और कब आम लोगों को लगेगा कोरोना का टीका? क्या कोरोना काल में योगी सरकार का काम बेमिसाल रहा? कोरोना और वैक्सीन से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें दिखाते हैं टॉप 9 वैक्सीनेशन प्योर में। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि हफ्ते भर बाद कभी भी वैक्सीनेशन अभियान शुरू हो जाएगा। 14 जनवरी से वैक्सीनेशन की शुरुआत हो सकती है। वैक्सीनेशन को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय ने तैयारी पूरी कर ली है। आम लोगों को कोरोना वैक्सीन के लिए अभी कुछ दिन और इंतजार करना पड़ेगा। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी.के. पॉल ने कहा कि महामारी की स्थिति है, ऐसे में आम लोगों की जगह पहले प्राथमिकता समूह को कोरोना का टीका लगाया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक देश में आम लोगों का नंबर जुलाई के बाद ही आएगा। भारत में नए स्ट्रेन से संक्रमित होने वालों की संख्या बढ़ गई है। भारत में अब तक 77 लोग कोरोना के नए स्ट्रेन से संक्रमित पाए गए हैं। पिछले 24 घंटे में नए स्ट्रेन से 20 लोग संक्रमित हुए हैं। पुणे लैब में नए स्ट्रेन के सबसे ज्यादा केस मिले हैं। कोरोना का यह नया स्ट्रेन 70% से भी ज्यादा संक्रामक है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि ब्रिटेन से आने वाले यात्रियों का कोरोना टेस्ट अनिवार्य कर दिया गया है। पुरी ने कहा कि यात्रा से 72 घंटे पहले का RT-PCR टेस्ट ही काफी नहीं है। भारत से ब्रिटेन के लिए उड़ानें आज से शुरू होंगी, जबकि ब्रिटेन से भारत के लिए हवाई सेवा 8 जनवरी से शुरू होगी। ब्रिटेन से कर्नाटक लौटे 11 और लोगों में कोरोना का नया वेरिएंट मिला है। इन सभी संक्रमितों को सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री के सुधाकर ने इस बात की पुष्टि की। ब्रिटेन से कर्नाटक लौटे अब तक 34 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। यूपी में कोरोना रोकथाम को लेकर सीएम योगी के कार्यों की तारीफ विदेशों में भी हो रही है। न्यूयॉर्क से प्रकाशित होने वाली टाइम्स मैगजीन ने 3 पेज का आर्टिकल छापा है, जिसमें कोविड नियंत्रण के लिए सीएम योगी के उठाए गए कदमों की तारीफ की गई है। इससे पहले WHO ने सीएम योगी के कार्यों की तारीफ की थी। साउथ दिल्ली में कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन चल रहा है। साउथ दिल्ली के 6 जगहों पर वैक्सीन लगाने का सेंटर बना है। साउथ दिल्ली के हरिनगर, श्रीनिवासपुरी, फतेहपुर बेरी में वैक्सीन का ड्राई रन किया जा रहा है।
ब्रिटेन के नए स्ट्रेन की स्टडी में पाया गया है कि कोरोना का नया स्ट्रेन कोरोना से कई गुना ज्यादा खतरनाक और संक्रामक है। ये 20 साल तक के लोगों को ज्यादा शिकार बनाता है। कोरोना के इस नए स्ट्रेन से ब्रिटेन, भारत समेत 18 से ज्यादा देश प्रभावित हैं। ब्रिटेन में कोरोना के नए स्ट्रेन के बीच अब तक 13 लाख लोगों को वैक्सीन लगा दी गई, जिसमें 4 में से 1 लोग 80 साल की उम्र से ज्यादा हैं। ये जानकारी प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने दी। जॉनसन ने कहा कि कोरोना के नए वेरिएंट पर हमारी खास नजर है, क्योंकि ये बहुत तेजी से फैलता है। दिल्ली में ठंड के साथ बारिश भी लगातार जारी है। राजधानी में अगले 24 घंटे भारी हैं तो कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड के कई इलाकों पर बर्फ का कब्जा है। और भीषण ठंड में जयपुर के रैन बसेरों पर ताले क्यों लगे हैं? हिमपात और ठंड से जुड़ी सभी बड़ी खबरें हम आपको दिखाते हैं टॉप 9 कोल्ड शहर में। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में झमाझम बारिश जारी है। दिल्ली और गुरुग्राम के कई इलाकों में ओले भी पड़े हैं। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 24 घंटे में भारी बारिश की चेतावनी भी जारी की गई है। इससे दिल्ली एनसीआर में ठंड और बढ़ सकती है। कश्मीर के कई इलाकों में भारी बर्फबारी जारी है। कश्मीर में भारी बर्फबारी की वजह से हर तरफ बर्फ की मोटी चादर बिछी हुई है। हिमपात के चलते सड़कों पर बर्फ का कब्जा है, जिससे कई रास्ते ब्लॉक पड़े हैं, जिन्हें क्लियर करने का काम जारी है। कश्मीर के अनंतनाग में भी जमकर बर्फबारी हुई है। पर्यटक स्थल कोकेरनाग में पेड़ पौधों से लेकर हर तरफ बर्फ की मोटी चादर बिछी हुई है। बर्फबारी में फंसी 21 गर्भवती महिलाओं का प्रशासन ने रेस्क्यू किया है। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा के अलोस बेनलीपोरा रोड पर 2 से 3 फीट तक जमी बर्फ को मशीन के जरिए हटाने का काम देर रात तक चला। भारी बर्फबारी की वजह से बांदीपोरा में लोगों का घरों से बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया है। प्रशासन ने भी लोगों से अलर्ट रहने की गुजारिश की है। भारी बर्फबारी की वजह से मनाली सोलंग नाला मार्ग पर भीषण जाम लग गया। हालांकि ट्रैफिक जाम की जानकारी मिलने के बाद पुलिस प्रशासन ने पर्यटकों को सुरक्षित मनाली तक पहुंचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। देर शाम से पर्यटकों को सोलंग नाला से निकालने के लिए रेस्क्यू टीम जुटी हुई है। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में भारी बर्फबारी से बीमार लोगों को अस्पताल पहुंचाना भी मुश्किल हो रहा है। बर्फबारी के बीच फंसी 70 साल की महिला को 3 फीट तक जमी बर्फ हटाकर अस्पताल पहुंचाया गया। हिमाचल प्रदेश के मंडी, कुल्लू समेत सभी ऊपरी इलाकों में जबरदस्त हिमपात जारी है। रोहतांग में 4 फीट से ज्यादा बर्फ गिरी है। बर्फ और बारिश से तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। मंडी में पारा -10 डिग्री तक पहुंच गया है। राजस्थान की राजधानी जयपुर में भीषण ठंड पड़ रही है। ऐसे में रैन बसेरों में शरण लेने वाले लोगों की हालत खराब है। कई रैन बसेरे बंद हैं, जिनकी वजह से लोग सड़कों पर सोने के लिए मजबूर हैं। नगर निगम के द्वारा जो रैन बसेरा बनाया गया है राजा पार्क के अंदर, जो शहीद भगत सिंह पार्क के अंदर है, वहां पर आता है तो यहाँ पर ताला लगेगा। जयपुर में बेघर लोगों का फुटपाथ पर सोने की वजह से बुरा हाल हो गया है। प्रशासन ने सर्दी से बचाव के कोई इंतजाम नहीं किए हैं, जिससे बेघर सड़क किनारे सर्दी से ठिठुर रहे हैं। किसने कहा कि इमरान खान ने पाकिस्तान को बना दिया है कब्रिस्तान? बलूचिस्तान नरसंहार को लेकर पाकिस्तानी फौज के खिलाफ किस देश में उठी आवाज और एलएसी पर ड्रैगन कौन सी साजिश रच रहा है? दुश्मन मुल्कों की तमाम हिमाकतों से जुड़ी बड़ी खबरें दिखाते हैं टॉप 9 दुश्मन चीन पाक में। पाकिस्तान के इस्लामाबाद में पुलिस फायरिंग में मारे गए युवक उस्मा सती के पिता ने न्याय नहीं मिलने पर इमरान खान को कटघरे में खड़ा किया। मीडिया के जरिए उस्मा के पिता ने कहा कि इमरान खान ने नया पाकिस्तान नहीं बल्कि उसे कब्रिस्तान बनाया है। नया पाकिस्तान बना रहे थे, नया पाकिस्तान तो नहीं बनाने, मेरे ख्याल में उसको नया कब्रिस्तान बनाना चाह रहे हैं। न्यूयॉर्क में पाकिस्तान ने कॉन्सुलेट जनरल के बाहर जोरदार प्रदर्शन हुआ। बलूचिस्तान में शिया समुदाय के लोगों की हत्या पर विरोध जताया गया। जाफरा अलायंस न्यूयॉर्क संगठन के कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। तिब्बत में चीन ने फिर उकसावे वाली करतूत को अंजाम दिया है। दक्षिण पश्चिम तिब्बत के ऊंचाई वाले क्षेत्र में चीनी सेना ने नई सैन्य चौकी बनाई है। इसका खुलासा खुद चीनी सेंट्रल टेलीविजन ने किया और उसकी तस्वीर भी जारी की है। ड्रैगन की ये चौकी भारतीय सीमा से लगकर बनाई गई है। भारतीय रक्षा मंत्रालय के सालाना रिपोर्ट में चीन की नई साजिश का खुलासा हुआ है। चीनी सेना ने लद्दाख में मौजूदा तनातनी के दौरान भारतीय सैनिकों के खिलाफ अपरंपरागत हथियारों के इस्तेमाल और सैनिकों के ताकत के बल पर यथास्थिति को बदलने की कोशिश की थी, लेकिन भारतीय सेना ने संयम के साथ चीन की इस कोशिश का मजबूती से जवाब दिया था। भारत में अमेरिकी राजदूत केनेथ चेस्टर ने कहा है कि पिछले साल एलएसी पर भारत लगातार चीन के आक्रामक रुख का सामना किया है। दिल्ली में विदाई समारोह में उन्होंने कहा कि सीमा पर आक्रामक चीनी गतिविधि के बीच भारत और अमेरिका के संबंध और बेहतर तालमेल काफी अहम रहे, लेकिन यह भारत पर छोड़ दिया गया था कि वो अमेरिका से कैसा सहयोग चाहता है। तिब्बतियों के हक में अमेरिकी कानून पास होने के बाद चीन ने तिब्बत के लहासा में मिलिट्री ड्रिल किया है। ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक चीनी सेना ने 5000 की ऊंचाई पर एक्चुअल कॉम्बैट ट्रेनिंग की।
इस अभ्यास के दौरान चीन के कई हेलीकॉप्टर लहासा में उड़ते दिखाई दिए। इसके जरिए चीन ने दलाई लामा को भी कड़ा संदेश देने की कोशिश की है। चीन अपने प्रोपेगेंडा वीडियो के जरिए दुनिया के सामने अपनी ताकत दिखाने की कोशिश करता रहता है। इसी कोशिश में चीन ने उत्तर पश्चिम के अपने मिलिट्री कमांड में सेना के जवानों की ड्राइविंग काबिलियत को आजमाने के लिए एक अभ्यास किया। इस अभ्यास में युद्ध के लिए साजो सामान ढोने वाले ट्रक को जवान चलाते दिखे। लोकतांत्रिक चेहरा दिखाने के लिए चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ने दुनिया को दिखाने के लिए पार्टी के नियम कानून में कुछ बदलाव किए हैं। नए नियम कायदे में पार्टी के कार्यकर्ताओं को सीनियर नेताओं के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने का अधिकार होगा, लेकिन सार्वजनिक मंच पर कुछ भी खिलाफ बोलने की पाबंदी कायम रहेगी। चीन अब हथियारों के बाजार का भी बड़ा खिलाड़ी बनने की कोशिश में लगा है। चीनी हथियार बनाने वाली कंपनी ने आधुनिक विंग लॉन्ग 2 सीरीज के ड्रोन को दूसरे देशों को एक्सपोर्ट करने का काम शुरू कर दिया है। अब तक चीन 50 ऐसे ड्रोन दूसरे देशों को बेच चुका है। हाल ही में चीन ने पाकिस्तान को भी ऐसे ड्रोन दिए थे। भारत और इजराइल के मिसाइल टेस्ट से कहां मची खलबली? क्या युद्धाभ्यास कर अमेरिका को ताकत दिखा रहा है ईरान? और कौन सा देश लॉन्च करने जा रहा है महाविनाशक मिसाइल? ग्लोबल टेंशन से जुड़ी सभी बड़ी खबरें दिखाते हैं टॉप 9 वर्ल्ड वॉर 3 में। भारत और इजराइल ने मिलकर मीडियम रेंज मिसाइल डिफेंस सिस्टम का सफल टेस्ट किया है। इजराइल में हुए इस टेस्ट में डिफेंस सिस्टम ने टारगेट को खोजकर उड़ा दिया। जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल इस डिफेंस सिस्टम की खासियत है। इससे एलएसी पर भारत की क्षमता काफी बढ़ जाएगी। अमेरिका रक्षा विशेषज्ञ डेनियल एल्सबर्ग का दावा है कि राष्ट्रपति ट्रंप ईरान को अमेरिका पर हमले के लिए उकसा रहे हैं। डेनियल ने दावा किया है कि ट्रंप एक ऐसी योजना पर काम कर रहे हैं जिससे ईरान खुद अमेरिका पर हमला करेगा और उसके बाद अमेरिका ईरान पर हमला कर उसे तबाह कर देगा। अमेरिका के साथ तनातनी के बीच ईरान की सेना युद्धाभ्यास कर अपनी ताकत दिखा रही है। युद्धाभ्यास में ईरान अपने किलर ड्रोन की ताकत परख रहा है। वॉर ड्रिल में ईरान ने 180 से ज्यादा ड्रोन अटैक कर अपनी मारक क्षमता दिखाई। ड्रिल में नेवल बेस से ड्रोन से दुश्मनों के टारगेट को तबाह करने की प्रैक्टिस की गई। ईरान ने अब तक दक्षिण कोरिया के तेल टैंकर को छोड़ा नहीं है। दक्षिण कोरिया का कहना है कि उसके तेल टैंकर को जब्त करने से पहले ईरान के सैनिक जबरन टैंकर पर सवार हो गए थे। ईरान ने आरोप लगाया था दक्षिण कोरिया का तेल टैंकर प्रदूषण फैला रहा था, इसलिए उसे जब्त किया गया था। ईरान ने इंटरपोल से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और 47 अन्य लोगों को गिरफ्तार करने की मांग की है। ईरान का कहना है कि ट्रंप समेत 48 लोग कुद्स फोर्स के कमांडर कासिम सुलेमानी की हत्या के लिए जिम्मेदार हैं। अमेरिका ने 3 जनवरी 2020 को बगदाद में ड्रोन अटैक के जरिए सुलेमानी को मार गिराया था। ईरान ने इजराइल के उन दावों को खारिज किया है जिसमें कहा गया था कि ईरान परमाणु हथियार बना रहा है। इजराइल के पीएम ने आरोप लगाया था कि ईरान परमाणु संवर्धन की क्षमता बढ़ाकर परमाणु हथियार बनाने की कोशिश कर रहा है। ईरान ने कहा है कि वो अमेरिका के साथ 2015 में हुए समझौते के तहत ही काम कर रहा है। अमेरिका और यूरोपीय देशों से तनाव के बीच रूस अपनी महाविनाशक सरमत मिसाइल लॉन्च करने जा रहा है। 10,000 किलोमीटर तक मार करने वाली अंतर महाद्वीपीय मिसाइल परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। साल 2022 में इसे स्ट्रैटेजिक मिसाइल फोर्स में शामिल करने का लक्ष्य है। अमेरिका का नया बुशमास्टर चेन गन करेगा दुश्मनों पर वार। 50 mm कैनन को चेन गन से जोड़ा गया है, जिसकी वजह से यह पहले से ज्यादा घातक हो गया है। इन XM913 कैनन का इस्तेमाल दूसरे युद्धक वाहन और यहाँ तक कि टैंक में भी किया जा सकता है। यूएई ने स्वीडन से 2 जासूसी प्लेन खरीदने का समझौता किया है। $1 बिलियन में खरीदे गए इन दोनों जासूसी प्लेन का इस्तेमाल यूएई यमन में चल रही लड़ाई में करेगा। यूएई यमन में सऊदी अरब के नेतृत्व वाले गठबंधन में शामिल है। ये गठबंधन हूती बागियों के खिलाफ जंग लड़ रहा है। बदायूं में निर्भया जैसी हैवानियत, कब गिरफ्तार होंगे बाकी बचे 2 दरिंदे? भिवंडी में शिवसेना एनसीपी में जबरदस्त झगड़ा, आखिर क्यों? तो बंगाल में ममता दीदी का नया इलेक्शन प्लान क्या है? राष्ट्र और राज्यों से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें दिखाते हैं टॉप 9 देश प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के बदायूं में 50 साल की महिला के साथ रेप के बाद हत्या के मामले से इंसानियत एक बार फिर शर्मसार हुई है। हैवानियत के बाद प्राइवेट पार्ट में रॉड डाली गई, पैर, फेफड़े और पसली भी डैमेज मिले हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये जानकारी मिली है। इस मामले में एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, 2 आरोपी अभी तक फरार हैं। मुंबई के भिवंडी में शिवसेना एनसीपी के बीच जोरदार झड़प हुई। दोनों पार्टियों कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे पर कुर्सियों से जोरदार हमले किए। दोनों पार्टियों कार्यकर्ता काफी देर तक हाथापाई करते रहे। इस घटना से दोनों पार्टियों के गठबंधन पर असर पड़ सकता है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी अब अपना चुनाव अभियान तेज करेंगी। 11 जनवरी को नदिया में टीएमसी की मेगा रैली होगी। इसके बाद 18 जनवरी को नंदीग्राम में ममता बनर्जी प्रचार करेंगी और फिर 20 जनवरी को पुरुलिया में ममता बनर्जी की रैली होगी।
दिवंगत राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी किताब में कांग्रेस को लेकर बड़ा खुलासा हुआ। प्रणब मुखर्जी किताब में लिखा है कि 2014 में कांग्रेस की इसलिए बुरी हार हुई क्योंकि कांग्रेस के पास कोई करिश्माई नेतृत्व नहीं था। इसकी वजह से 2014 के लोकसभा चुनावों में कांग्रेस की परफॉर्मेंस बुरी रही। लव जिहाद कानून पर आज सुप्रीम कोर्ट में बड़ी सुनवाई होगी। कानून की वैधता को चुनौती देते हुए कहा गया है कि अध्यादेश संविधान के तहत मौलिक अधिकारों के खिलाफ है। इस अर्जी के जरिए सुप्रीम कोर्ट से कानून को अवैध और असंवैधानिक करार देने की मांग की गई है। रोहतक की सुनरिया जेल में रेप और हत्या के आरोप में सजा काट रहे डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम का एक वीडियो सामने आया है। जेल जाने के बाद ये राम रहीम की पहली तस्वीर है, क्योंकि जेल जाने के बाद उसकी कोई भी तस्वीर या वीडियो सामने नहीं आई थी। वीडियो उस वक्त का है जब जेल से पैरोल पर राम रहीम अपनी बीमार मां को देखने गया था। दिल्ली में बारिश और भीषण ठंड के बीच किसानों का आंदोलन 42वें दिन भी जारी है। मौसम के सितम से प्रदर्शनकारी काफी प्रभावित हुए हैं। बावजूद इसके किसानों के इरादे अटल हैं और किसान कल केएमपी एक्सप्रेसवे पर होने वाले ट्रैक्टर मार्च की तैयारियों में जुटे हैं। जयपुर में खौफनाक सड़क हादसा हुआ। बेकाबू रफ्तार चावल से लदा ट्रक अचानक पलट गया। ट्रक के नीचे दबने से 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। इस हादसे की वजह से जयपुर के रामगढ़ मोड़ से लेकर आमेर रोड तक जाम लग गया। महाराष्ट्र के ठाणे में बस में भीषण आग लग गई। ईस्टर्न एक्सप्रेसवे पर बस धू धू कर जलने लगी। बस में सवार यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। यात्रियों की जान मुश्किल से बच पाई। गनीमत मानिए एक बड़ी अनहोनी टल गई। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।